मेरा नाम प्रभाकर है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे अपने ऊपर बेहद घमंड था। मैं श्रीनिवासपुर का रहने वाला हूँ। शायद मैं अपने गांव का सबसे खूबसूरत लड़का था। मुझे अपनी यही स्मार्टनेस अपना सब कुछ लगती थी। मुझे लगता है कि मजबूरी इस दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। मजबूरी में और जल्दबाजी में इंसान गलत फैसला ले लेता है और फिर सारी जिंदगी वो इन फैसलों की वजह से पछताता रहता है और ना ही इंसान को समझ आता है कि वो क्या कर रहा है। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान इस तरह की कंडीशन में ना पड़े जिस कंडीशन में मैं फंस चुका था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। मेरी हाइट, हेल्थ, वेट, रंग, बॉडी बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह लगती थी। मुझे मेरे गांव के लोग भी मुझे फिल्म स्टार की तरह समझते थे। गांव की सारी ही लड़कियां मुझ पर फिदा होती थी। गांव से ना जाने मेरे कितने रिश्ते आ चुके थे। मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मुझ में एक घमंड था कि मैं बेहद सुंदर हूँ। गांव के सारे ही लड़के मेरे आगे फेल थे। अपनी खूबसूरती इसी तरह से बरकरार रखने के लिए मैं अपने खान पान का, पहनने ओढ़ने का बहुत ध्यान रखता था। यहाँ तक कि कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे मेरी सेहत खराब हो, मेरी सुंदरता खराब हो। अभी तक तो मैं अपने पिता की कमाई पर ऐश कर रहा था। मेरे 3 भाई थे, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन सब से भी अच्छा मैं था। मुझे जो देखता वो नजर भरकर देखता रह जाता था। मेरे सभी भाई मुझसे बड़े थे। मेरे बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मेरे मेल की ही लड़की मुझे मिलेगी तभी मैं शादी करूंगा। जिस तरह मैं बेहद सुंदर हूँ, उसी तरह से मेरी होने वाली पत्नी भी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि लोग उसे देखते रह जाएं, और जब हम दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ चलें तो लोग हमारी तारीफ करें। मेरी तीनों भाभियों ने भी बहुत कोशिश कर ली थी कि वो अपनी बहनों की शादी मेरे साथ करवा दें, और माँ भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और वो इस जिम्मेदारी से फ्री हो जाएं। मेरे पापा ज्यादातर बीमार रहते थे। माँ को फिक्र लगी रहती थी कि बाकी तीनों बेटों की शादी हो चुकी है, सबसे छोटे बेटे की शादी और हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। हालांकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी। बचपन से ही मैं इतना क्यूट रहा था कि मैं अपनी क्यूटनेस और मासूमियत से अपने माता पिता का दिल जीत लेता था, और जैसा मेरा करने का मन करता वैसा ही किया करता था। मेरे घर में मेरे तीनों भाई और उनकी पत्नियां मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मुझ में कूट कूट कर घमंड भरा हुआ था। इसलिए वो लोग कहती थी कि हमारा देवर जितना सुंदर है उतना ही व्यवहार का कड़वा है। मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए तो घर में बड़े घमंड के साथ दाखिल होता था। ऐसे रिएक्ट करता था जैसे मैं किसी राजा महाराजा का बेटा हूँ। कोई अगर मुझे कोई काम बताता तो मैं उसको फौरन इनकार कर दिया करता था। माँ भी कहा करती थी कि बेटा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम अपनी भाभीयों से हमेशा बदतमीजी करते रहते हो। भाई से भी तुम्हारी नहीं बनती, बस तुम्हें अपने दोस्त ही अच्छे लगते हैं। घर में तुम बहुत कम आते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पिता कितने बीमार रहने लगे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी शादी कौन करेगा? मैं अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी, और देखना, मैं अपनी शादी किसी बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन से करूंगा। आप क्या समझती हो कि मैं गांव की इन ओनी पोनी लड़कियों से शादी करूंगा? मुझे तो हीरो बनना है, और जब मैं हीरो बन जाऊंगा तो जाहिर सी बात है किसी हीरोइन से ही शादी करूंगा। जब तक मैं हीरो नहीं बन जाता तब तक आप मेरी शादी की बात मत किया करो। माँ कहती थी कि बेटा, तुम ये सपने देखना छोड़ दो। हीरो बनने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, ढेर सारी परेशानियों का सामना करते हुए मुंबई शहर जाते हैं। वहाँ लोगों के ना जाने कैसे कैसे ताने सुनते हैं, और फिर एक्टर बनने के लिए जेब में पैसा भी होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास क्या है? अपने भाइयों की और पिता की कमाई खा रहे हो। तुम्हारे भाई कई बार कह चुके हैं कि प्रभाकर से भी कहो कि कोई काम किया करे, घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। बेटा, तुम्हारे भाई तो एक बार को तुम्हें बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी भाभीियों को ये बात बहुत बुरी लगती है। ऊपर से तुम उनसे ढंग से बात तक नहीं करते। अगर मैं और तुम्हारे पिता इस दुनिया में ना रहे तो तुम्हारा यहाँ कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ को समझा बुझाकर खामोश करवा दिया करता था। उनकी बातें मुझे फिजूल लगती थी, क्योंकि वो हर बार ही एक ही तरह की बात करती थी, और उनकी इन सारी बातों को सुनकर मैं बेहद बोर हो चुका था। हमेशा मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लेती हूँ, और कभी कहती कि तुम्हारे लिए आज गांव के उस आदमी की बेटी का रिश्ता आया है।
कभी कहती कि उस जमींदार की बेटी का रिश्ता आया है, कभी कहती थी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, सरपंच जी की बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मगर मैं उनसे साफ इनकार कर दिया करता था कि आपको क्या लगता है कि मैं गांव की लड़कियों से शादी करूंगा? हमारे गांव में कोई भी लड़की ढंग की नहीं है। आप देखना, मेरी शादी किसी अमीर बाप की इकलौती बेटी से होगी, जिसकी सारी दौलत भी मेरी होगी, और वो मेरे बराबर में खड़ी होगी तो लोग मेरे साथ साथ उसकी भी बहुत तारीफ करेंगे। मुझे तो लगता है कि मेरी हमसफर इस पूरे गांव में नहीं है। मेरे बहुत ऊंचे सपने हैं माँ, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, और आप चाहती हो कि मैं गांव की लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूं और अपने सारे सपनों को चूर चूर कर दूं। माँ कहती थी कि बेटा, गांव में भी तो अमीर लोग हैं, तुम्हारी सुंदरता की वजह से तुम्हारे अच्छे परिवारों से रिश्ते आते हैं और तुम हर लड़की को रिजेक्ट कर देते हो। बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता था कि माँ, हमारे गांव में कोई किसान है, कोई मजदूर है, तो कोई सब्जी का ठेला लगाता है। इस गांव में सारे के सारे ही गरीब भरे पड़े हैं। मैं गांव की किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। जब एक्टर बन जाऊंगा तो अपने ही साथ एक्टिंग करने वाली किसी लड़की से शादी कर लूंगा। आप बार बार मुझे शादी के लिए फोर्स मत किया करो। मैं मामूली सी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता था। एक शक्ल ही तो होती है जो किस्मत वालों को मिलती है, और अगर मुझे इतनी अच्छी शक्ल मिली थी तो क्या मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए था? लेकिन सच तो ये था कि हम लोग गरीब थे। मेरे भाई मजदूर थे और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। लगभग तीनों ही भाइयों के पास बच्चे हो गए थे, इसलिए वो तीनों काफी समय से अलग होने को कह रहे थे। उनका कहना था कि उनका चूल्हा अलग कर दिया जाए। जॉइंट फैमिली में उनके लिए रहना बहुत भारी पड़ रहा है। मगर हर बार माँ और पिताजी उनसे मना कर दिया करते थे। पिताजी मुझसे बहुत कहते थे कि बेटा, तुम भी कोई नौकरी कर लिया करो, मगर मैं नौकरी करके अपना रंग रूप खराब नहीं करना चाहता था। मैं गांव में लगने वाले मेले में एक्टिंग कर लिया करता था, जिसमें मुझे काफी सारे पैसे मिलते थे। बस उसी से मेरा गुजारा होता रहता था। और हमारे गांव में हर महीने में 20 दिन के लिए मेला लगाया जाता था। मेरे खर्चे के लायक तो मेरे पास पैसे आ ही जाते थे। यही बात मेरे भाइयों को बहुत बुरी लगती थी कि हम तीन मिलकर घर का पूरा बोझ उठा रहे हैं, और हमारा छोटा भाई घर में मुफ्त का खाना खाता है, रहता है, यहाँ तक कि अपने सारे शौक भी पूरे करता है, मगर घर में एक पैसा नहीं देता। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि शहर से मेरे लिए एक्टर बनने का ऑफर आ जाए, मगर ऑफर घर बैठे तो नहीं आता। शहर जाने का किराया मेरे पास नहीं था। मुझे मुंबई जाना था, और मुंबई हमारे गांव से बहुत दूर था। मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता था। मेरी ख्वाहिश थी कि कोई मुझे मुंबई ले जाए और वहां जाकर मुझे एक्टर बना दे। मेरे पिता बहुत बीमार रहते थे। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। हमारे गांव में मेरे ही पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वर्षा, जो अच्छी थी मगर मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी। वो गांव की इकलौती ऐसी लड़की थी जिस पर गांव के सारे ही लड़के मरते थे, और मैं इकलौता ऐसा लड़का था जो उस पर नहीं मरता था और ना ही उसे पसंद करता था। वो लोग मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मैं छत पर जाता तो जल्दी से अपनी छत पर आ जाती थी और मुझसे बातें करने लगती थी। मुझसे बातें करने का और मुझे देखने का वो कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। मैं समझ जाता कि वो मुझे पसंद करती हैं, तभी तो मुझ पर हमेशा डोरे डालने की कोशिश करती रहती है। लेकिन मैं उसकी हर बार क्लास लगा दिया करता था। वो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करती थी तो मैं उसे डांट देता और कहता कि आइंदा तुमने अगर मुझ पर अपनी नजर डाली तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिता से कर दूंगा। वो कहती थी कि मेरे पिता तो तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मगर तुमने इनकार कर दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझसे शादी कर लो ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे फिर उसकी बात पर गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि जैसी लड़की मुझे चाहिए और जैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। आखिर तुम हो कौन? सिर्फ तुम्हारी शक्ल अच्छी है, बस अच्छी है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है। मुझे देखो, मुझ पर गांव की सारी ही लड़कियां मरती हैं। सब कहते हैं कि मैं एक्टर बनने के लायक हूँ। अगर मुझे किसी फिल्म में काम मिल जाए तो वो फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होगी। और एक तुम हो जो सिर्फ रंग गोरा होने को सुंदरता कहती हो। वो कहने लगी कि तुम्हें मेरी अहमियत नहीं पता। तुम्हारी वजह से मैं ना जाने कितने लड़कों का प्रपोजल ठुकरा चुकी हूँ। एक तुम हो जो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। मैं तो अपने आप को बहुत सुंदर समझती हूँ। अच्छा, तुम सुंदरता को छोड़ो, तुम मेरे दिल में झांक कर देखो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा दिल तुम्हें देखने के लिए हमेशा बेचैन रहता है, और तुम हमेशा मेरी मोहब्बत की बेइज्जती कर देते हो। अपने आप को एक्टर कहते हो,
तुम्हें नहीं पता कि एक्टर बनने के लिए सिर्फ दिखावा करना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल से भी अच्छा होना जरूरी है। तुम्हारी शक्ल ही अच्छी है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत पत्थर है। तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। मैंने उसे कहा कि अच्छा अच्छा फिल्मी डायलॉग मत बोलो और खामोश हो जाओ, मेरे आगे पीछे अब मत आना। उसे मैंने डांट दिया तो वो खामोशी से वहां से चली गई थी। उसने कहा था कि वो मुझसे दिल से मोहब्बत करती है और कहती थी कि मुझे तुम्हारे इस घमंड से मोहब्बत नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर ये घमंड खत्म नहीं हुआ तो तुम बहुत पछताओगे। ये कहते हुए वो वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि देखा जाएगा, जिसको मैं रिजेक्ट कर दूं वो इसी तरह की बातें करती है। फिलहाल कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन हमारे घर तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़ा पहले उनकी पत्नियों से शुरू हुआ था और फिर उसके बाद भाइयों तक पहुंच गया। तीनों यही चाहते थे कि वो अलग अलग अपना रहन सहन शुरू कर दें। हमारा घर बहुत बड़ा था। वो लोग चाहते थे कि घर के 4 बंटवारे कर दिए जाएं। माँ पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि वो मेरे हिस्से में आएंगे और मैं कोई कमाई करता नहीं हूँ। इस बात पर बहुत हंगामा हुआ था और इसी लड़ाई झगड़े में पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है। मेरे पिताजी इलाज के दौरान इस दुनिया को छोड़कर चले गए और फिर हमारे घर के हालात भी बहुत बिगड़ गए। घर में मेरे पिताजी की ही सबसे ज्यादा चलती थी। मैं पिताजी का सबसे छोटा और लाडला बेटा था, इसलिए वो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन बड़े तीनों भाइयों को उन्होंने काफी सारी जिम्मेदारियां सौंपी हुई थी। अब सारे ही भाई जिम्मेदारियों से फ्री हो गए और उन्होंने घर का सौदा कर दिया था। घर का 1/3 हिस्सा उन्होंने बेच दिया था और चौथा वाला हिस्सा मेरे लिए छोड़ दिया था, जो कि बहुत छोटा बचा था। घर बेचकर उन्हें जो पैसे मिले वो उन्होंने आपस में बांट लिए और फिर वो लोग हमारे घर से चले गए। उन्होंने अपने अपने घर अलग खरीद लिए थे। पिताजी के मरने का ही सदमा बहुत बड़ा था। उस पर भाइयों ने घर भी बेच दिया और अब ये छोटा सा हिस्सा जिसमें मैं और मेरी माँ रह रहे थे। पिताजी के मरने के बाद और घर के बिकने के बाद माँ पूरी तरह से बीमार रहने लगी थी। माँ को बहुत गहरा सदमा लगा था। वो रोती रहती थी और कहती रहती थी कि इस घर में कितनी रौनक लगी रहती थी, लेकिन अब तो सारा दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अपनी माँ की ऐसी हालत पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं जानबूझकर टेंशन नहीं लेता था। तीनों भाइयों के अलग होने के बाद मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे। मैं कोई काम धंधा तो करता नहीं था। माँ कहती रहती थी कि बेटा, खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करूं। पहले तुम्हारे भाई कमाया करते थे तो अपनी कमाई मुझे दिया करते थे, जिससे पूरे घर का खर्च चलता था। लेकिन अब वो तीनों अपने परिवार के साथ अलग बस गए हैं। तुम्हारे पिता भी नहीं रहे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरा इकलौता और आखिरी सहारा अब सिर्फ तुम ही हो। तुम कमाओगे नहीं तो हम कहाँ से खाएंगे। कम से कम तुम मजदूरी ही कर लो, रोज के 500 रुपए तो आ जाया करेंगे। और तुम्हें नहीं पता कि इस समय में हमारे लिए एक एक रुपया बहुत कीमती है। माँ की बात से मैं सहमत नहीं था। मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था। मुझसे मजदूरी नहीं होगी। मजदूरी करने में सेहत कमजोर हो जाती है और रंग भी दब जाता है। मैं अपनी खूबसूरती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। मैंने माँ को समझा दिया था कि मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, मगर मैं अभी भी छोटे मोटे कार्यक्रम में एक्टिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था और माँ को लाकर दे दिया करता था। ये थोड़े बहुत पैसे अब मेरे किसी काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि मामूली से 1000-2000 से घर का खर्चा नहीं चल सकता था। माँ बहुत बीमार रहने लगी थी, क्योंकि उनको खाने को भी अब ठीक से नहीं मिलता था। मैं तो अपना गुजारा बाहर से ही कर लेता था। हम सारे दोस्त कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे तो मैं कुछ न कुछ खा लिया करता था, या फिर वो लोग ही मुझे कुछ खिला दिया करते थे। माँ इसीलिए और ज्यादा बीमार हो गई थी, क्योंकि उनका हमसफर इस दुनिया से चला गया था। जब हमसफर इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया में समय गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान अकेला पड़ जाता है और दुख बहुत सी बीमारियों की वजह होता है। मैं कोई नौकरी तलाश कर रहा था जो ऐसी नौकरी हो मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसे भी अच्छे मिल जाए। मैंने कई लोगों से नौकरी के बारे में कहा हुआ था, यहाँ तक कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त थे जो शहर जाकर नौकरी करते थे और उनकी शहर में जान पहचान हो गई थी। मैंने उनसे भी कहा था कि शहर में मेरी एक्टिंग का कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने कोई काम बताया ही नहीं था। पिताजी की जमा पूंजी भी मेरे पास से अब खत्म हो चुकी थी। तीनों भाइयों को तो अब हमसे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि जब वो इस घर में रहते थे
तब माँ मेरे लिए हमेशा उनसे लड़ाई करती थी। इसी वजह से उन्होंने सोचा था कि अब माँ प्रभाकर के साथ ही रहेगी, और अब पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे पिताजी कोई सरकारी नौकर तो थे नहीं जिनकी पेंशन लगातार आती रहती। वो तो मेहनत मजदूरी ही करते थे, मगर मैं तो कोई नौकरी नहीं करता था। मैं बहुत परेशान था कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूं। माँ दिन ब दिन बीमार होती जा रही है, उनका इलाज भी करवाना है। एक दिन मैं घर में बहुत परेशान बैठा हुआ था जब हमारे घर वर्षा आई, और मुझे परेशान देखकर वो खुद भी परेशान हो गई। मेरे पास बैठ गई, कहने लगी कि क्या हुआ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने उसे बताया कि हाँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास उनके इलाज के पैसे भी नहीं है। उसने कहा, तो तुम क्यों परेशान होते हो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। उसने जल्दी से मुझे पैसे ला कर दिए और कहने लगी, तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में इतना तो कर ही सकती हूँ। उससे पैसे लेकर मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि मेरी माँ के पित्ताशय में पथरी है और उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना है। ये खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन होना जरूरी है? क्या कोई दवाई से भी इनका इलाज हो सकता है ना? कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरी माँ को दर्द से सुकून मिल जाए और उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। ऑपरेशन तो बहुत महंगा होगा और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं दवाई तो दे देता हूँ, उन्हें कुछ वक्त के लिए दर्द से सुकून मिल जाएगा, लेकिन दोबारा जब दर्द होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या हो। फिलहाल डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी थी, मगर मैं माँ के लिए अब हमेशा परेशान रहने लगा था। कुछ दिन तक माँ की तबीयत बेहतर हुई तो मेरे दिमाग से माँ की तबीयत का ख्याल उतर गया था और मैं दोबारा से अपनी मौज मस्ती वाली जिंदगी में आ गया था। गांव में मेला लग चुका था और मैं मेले के कार्यक्रम में जाने लगा था। मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से मेरा और मेरी माँ का गुजारा हो रहा था। वर्षा को लगा कि मेरी मदद करने के बाद वो मुझे हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने मेरी मदद की थी। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन मेरा उसको उसके पैसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास इतने पैसे होते ही नहीं थे कि मैं अपने पास भी उनसे खर्च चला लूं और उसको भी दे दूं। फिलहाल तो उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन वो मुझसे पहले से ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करने लगी थी। एक दिन माँ घर में सो रही थी, मैं भी अपने बिस्तर में लेटा हुआ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मुझे उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। वो मेरे बराबर में आकर लेट गई। मैंने उसे धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। ये सब देखकर वो हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। मैंने भी उससे चिल्लाकर कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये बात मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, तुम्हारी समझ क्यों नहीं आता। उस दिन मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया था। माँ भी अपनी नींद से जाग गई थी और कहने लगी कि बेटा, तुम उसे इतना क्यों डांट रहे हो। मैंने माँ को बता दिया था कि ये मुझसे शादी करने के सपने देखती रहती है, मगर मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा। अरे इसने अपनी शक्ल देखी है, मैंने इससे कई बार कहा है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आपको नहीं पता मैं शहर में नौकरी के लिए कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। मुझे अगर वहाँ एक्टिंग का काम मिल जाएगा तो मैं इस जैसी लड़की को देखूंगा भी नहीं। अरे मैंने तुम्हारी मदद ले ली तो तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वर्षा तो वहां से रोती हुई चली गई थी। उसके दिल को मेरे शब्दों से बहुत ठेस पहुंची थी। माँ कहने लगी कि बेटा, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। वो बेचारी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और जो इंसान हमसे मोहब्बत करता है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मैंने माँ से कहा कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं शहर जाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद आपको शहर लेकर जाऊंगा, वहीं रहूंगा और वहीं पर कोई नौकरी करूंगा। देखना आपका बेटा एक दिन एक बड़ा एक्टर बनेगा और फिर लोग क्या कहेंगे कि ये मामूली सी वर्षा मेरी पत्नी है। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि शहर जाते ही कोई तुम्हें अपनी फिल्म में काम देने के लिए फौरन ही साइन कर लेगा? उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा, माँ आप ठीक कह रही हो, पहले छोटी मोटी नौकरी से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद ही मैं कोई बड़ा काम करूंगा। लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, हमें ये घर बेचना होगा। मैं आपको लेकर शहर जाना चाहता हूँ, हम वहीं पर रहेंगे। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ये घर नहीं बिक सकता। ये घर तुम्हारे पिता ने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ बनाया था।
पहले ही तुम्हारे तीनों भाई इस घर का तिहाई हिस्सा बेचकर यहाँ से जा चुके हैं। अब ये छोटा सा हिस्सा बचा है, तुम इसको भी बेचना चाहते हो? मैंने कहा, माँ, मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा, अमीर आदमी बनूंगा, तो ये क्या न जाने कितने ऐसे घर खरीद लूंगा। आप फिक्र मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मेरी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मैं क्या करता? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि शहर में तुम्हें एक छोटी फिल्म के लिए साइन किया गया है, लेकिन कोई तुम्हें इतनी आसानी से अपने लिए नहीं रखेगा। तुम्हें शहर आना पड़ेगा और तुम्हारे पास कुछ पैसे भी होने चाहिए जो तुम डायरेक्टर को फीस के तौर पर दे सको। मेरे पास पैसे नहीं थे, ले देकर ये घर ही बचा था। मैंने माँ से बिना पूछे घर को बेच दिया था। जब मैंने अपना और माँ का सामान पैक करना शुरू किया तो माँ समझ गई कि मैंने कुछ न कुछ गड़बड़ की है। माँ फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि तुम जैसी औलाद ऊपर वाला किसी को ना दे। बेटा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने बहुत समझाया था और उनसे कहा था, आप एक बार मेरे साथ शहर चलो, अगले साल को मैं इस घर में आपको वापस ले आऊंगा, बस कुछ समय की बात है। मैं भरोसे के साथ अपनी माँ को अपने साथ शहर तो ले गया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। मेरे पास मकान बेचकर जो रकम आई थी उसे भी मैं अपने साथ ले गया था। शहर जाकर मैंने किराए का मकान ले लिया था, लेकिन जिस डायरेक्टर का नंबर मुझे मेरे दोस्त ने दिया था, शहर आने के बाद मैंने उसका नंबर ट्राई किया तो वो लगातार बंद जा रहा था। किराए के घर में मैंने माँ को सेट तो कर दिया था, मगर मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी थी। मैं माँ को उन्हीं पैसों से बार बार बाजार का खाना लाकर खिला रहा था और खुद भी बाजार का खाना खा रहा था। इधर उधर घूम रहा था कि मेरी नौकरी लग जाए। मैं मुंबई शहर पहुंच तो गया था, यहाँ तक आने में मेरा बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद हो चुका था। यहाँ बहुत महंगाई थी। एक छोटा सा कमरा और छोटा सा आंगन बेचकर आने पर मुझे इतने पैसे नहीं मिले थे। ये पैसे मैंने सिर्फ 3 महीनों में खर्च कर दिए और माँ को तसल्ली देता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे एक विज्ञापन के लिए सिलेक्ट किया गया, जिससे मेरे पास पैसे भी आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे पास धीरे धीरे सारे पैसे खर्च होने लगे थे। मैं यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ आया था। मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता था। एक रात माँ के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। इतनी तेज दर्द हो रहा था कि मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। यहाँ तो आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं आता था। एक हमारा गांव था जहाँ पर लोग आसानी से मदद कर दिया करते थे, पैसे से न सही मगर तसल्ली तो दे ही दिया करते थे। लेकिन यहाँ तो मेरी माँ की चीख पर भी आसपास का कोई नहीं आ रहा था। सुबह तक माँ तड़प तड़प कर बेहाल हो चुकी थी। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था जो मैं उन्हें अस्पताल ले जाता। लेकिन सुबह जब वो बेहोश हो गई तो मेरे हाथ पैर फूल गए और मुझे लगा कि कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। इसलिए दिन निकलने पर सबसे पहले मैं माँ को अस्पताल लेकर गया, जहाँ काउंटर पर सबसे पहले पैसों का कहा गया था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। जितने पैसे मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने अस्पताल में जमा करवा दिए। वो पैसे बहुत कम थे और ये अस्पताल बहुत बड़ा था। वहाँ मेरी माँ को एडमिट करने से पहले ही पैसे जमा करने थे। मैंने रिसेप्शन पर ही बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं, आप लोग मेरी माँ का इलाज शुरू तो कीजिए, उसके बाद मैं खुद आपको सारे पैसे दे दूंगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने मेरी माँ को एडमिट तो कर लिया था, उनका इलाज भी शुरू हो गया था, लेकिन मुझे पैसों की चिंता हो रही थी। मैंने मजबूर होकर एक एक करके अपने तीनों भाइयों को फोन किया, मगर उन तीनों की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। सबसे बड़े भैया ने तो फोन ही नहीं उठाया था, जबकि दोनों भाइयों ने मुझसे बहुत नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए होंगे, हमारे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उन लोगों को मेरी परेशानी का एहसास नहीं हुआ था। बार बार वार्ड बॉय मेरे पास आकर पैसों के लिए कह रहा था। मेरे पास अपने स्मार्टफोन के अलावा और कोई कीमती चीज नहीं थी, जो 15,000 का था, जिसको मैं 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा था। अब शायद उसकी कीमत आधी हो गई होगी। मैंने उसको काउंटर पर जमा करवा दिया और कहा कि अभी तो फिलहाल मेरे पास ये है, मेरी माँ का इलाज कर दीजिए प्लीज, मैं बहुत लाचार हूँ। मैं वहाँ खड़े होकर रोने लगा था। जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मैं वहाँ एक साइड बेंच पर बैठकर रोने लगा। मैं अपना सर पकड़कर और आंखें बंद करके रो रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो एक औरत थी।
उसने फौरन ही मेरे कंधे से हाथ हटा लिया और कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं काफ़ी देर से तुम्हें यहाँ अस्पताल वालों से रिक्वेस्ट करते हुए देख रही हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा कि जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो औरत मुझे किसी अमीर घर की लगती थी, क्योंकि उसने बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी। एक महंगा और स्टैंडर्ड सा पर्स उसके हाथ में था। आंखों पर काला चश्मा था, हाथों में सोने के कंगन पहने हुए थी और गले में भी महंगी मोतियों की माला पहन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी मैंने बिल काउंटर पर तुम्हारी माँ के ऑपरेशन का बिल क्लियर कर दिया है। दरअसल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है। ये लोग तुमसे बार बार पैसों का कहते रहेंगे, लेकिन जब तक तुम इनको पैसे नहीं दोगे तब तक तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है। मैंने पैसे दे दिए हैं और अब तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। बस तुम प्रार्थना करो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। मैंने जल्दी से उस औरत के आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैंने कहा, क्या सच में आपने पैसे जमा कर दिए? वो मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। दरअसल मेरी माँ के पित्ते में पथरी थी, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था। उनकी जान को खतरा था, लेकिन इस औरत ने मेरी माँ का ऑपरेशन करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं बार बार उनका एहसान मान रहा था। वो तब तक मेरे साथ रही जब तक माँ का ऑपरेशन हो रहा था। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में सब कुछ पूछा था, तो मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं कहाँ से आया हूँ और किस तरह मैं यहाँ शहर पहुँचा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। वो मेरी बातों से बहुत इम्प्रेस हुई थी। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर बताया था कि आपकी माँ काफ़ी हद तक ठीक है। अभी वो बेहोश है। जब उन्हें होश आ जाएगा तो आप उनसे मिल सकते हो। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। उसने मुझे मेरा मोबाइल भी दिलवा दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में मेरे पूरे 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया था। मेरी माँ का ऑपरेशन कोई इतना बड़ा नहीं था। मैं जानता था कि वो औरत ज्यादा पैसे बता रही है, मगर अब वो पैसों की बात अपने मुंह पर ले आई थी। कहने लगी कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने कहा, आपने तो मेरी मदद खुद की, तो फिर मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। वो कहने लगी कि देखो, अब तुम्हारी माँ की जान बच चुकी है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम्हारी माँ का इलाज हो गया। मेरे पैसे दो या फिर मेरी शर्त मान लो। मैंने चौंक कर कहा, शर्त? कैसी शर्त है? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। या आप मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो? वो अपने आप पर हंसने लगी और कहने लगी कि पहली नजर में जब मैंने तुम्हें यहाँ अस्पताल में देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे दिल ने तुम्हें फौरन ही पसंद कर लिया। दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिस चीज को मैं पसंद कर लेती हूँ उस चीज को मैं हासिल करके रहती हूँ। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए ही की। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना अस्पताल वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए हैं, पूरे 3 लाख रुपए। मैंने कहा कि मेरी माँ का ऑपरेशन 3 लाख में नहीं हुआ होगा। आप मुझसे ज्यादा पैसे मांग रही हो। वो कहने लगी कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता। बस तुम्हारी माँ जिंदा है, सही सलामत है, उसका ऑपरेशन हो चुका है। बस तुम्हारे लिए यही सब काफी होना चाहिए। बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? मैंने कहा, कहाँ आप और कहाँ मैं तो उनकी बात सुनकर सोच में डूब गया था। उस औरत ने कहा, अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए या मुझसे शादी नहीं की तो तुम अपनी माँ को इस अस्पताल से नहीं ले जा सकोगे। मैं पुलिस में तुम्हारे नाम की कंप्लेंट दर्ज कर दूंगी कि तुमने मुझसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे लिए और अब तुम मुझे वापस नहीं कर रहे हो। ये बहुत शातिर और चालाक थी। इसका नाम युविका था और ये लगभग 45 साल की उम्र की औरत थी। मैं इस औरत के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। ये काफी अमीर औरत थी। मैं इसीलिए डर रहा था कि ये जो चाहे वो कर सकती है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। इधर अस्पताल में मेरी माँ पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इस औरत ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वहीं अस्पताल में ये औरत मेरे साथ लगभग 4-5 घंटे तक रही और जब तक मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कर दी तब तक ये मुझे छोड़कर नहीं गई। ये बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं पुलिस में तुम्हारे नाम की कंप्लेंट दर्ज कर दूंगी। मुझे मेरे पैसे चाहिए। इसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। अस्पताल में जब उसने मुझे अस्पताल वालों से रिक्वेस्ट करते हुए देखा तो इसने सोचा कि ये मुझे इस तरह बेवकूफ बना सकती है। मुझे तो लगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बिना मतलब के दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस दुनिया में कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। मेरे पास इससे शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
मैंने इसको बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और फिर इस औरत के साथ मैंने शादी कर ली थी। इसने कहा कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है, तुम्हें कोई कामकाज करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करते रहना। मैं खुद एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ। दरअसल मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर तब चला गया था जब मेरा बेटा 7 साल का था। मेरा बेटा अब तुम्हारी उम्र का है और विदेश में पढ़ाई कर रहा है। सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजारी है। तुम्हें देखकर मैंने सोचा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हो, इसलिए तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था कि आज मजबूरी ने मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था। मैं जो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था, आज मेरी वही सुंदरता मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। अगर मैं सुंदर ना होता तो कभी इस औरत को पसंद ना आता, लेकिन मेरी खूबसूरती ने मुझे डुबो दिया था। मैंने सोचा कि इंसान को बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए। मैं हमेशा अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड करता था और गर्व के साथ कहता था कि मुझे ओनी पोनी लड़कियों से शादी नहीं करनी, मेरी पत्नी तो सबसे हटके होगी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि वक्त ऐसा आ जाएगा कि एक 45 साल की उम्रदार औरत से मुझे शादी करनी होगी। मुझे अपनी किस्मत पर बेहद अफसोस हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी माँ की तरफ से मैं बहुत मजबूर था। शायद इस औरत से शादी करने के बाद मेरी आधी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन आधी अधूरी रह गई थी। आधी ये थी कि ये औरत बहुत अमीर थी और बची हुई आधी ये ख्वाहिश थी कि मैं शुरू से ही सबसे सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था, जो किसी फिल्म एक्ट्रेस की तरह लगती हो या फिर कोई फिल्म एक्ट्रेस ही हो। इस औरत से अच्छी तो गांव की लड़कियां थीं, और वर्षा, वो तो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने उसकी मोहब्बत का भरम कभी नहीं रखा। शायद मुझे उसकी बद्दुआ लग गई थी। फिलहाल अब जो भी थी, यही मेरी पत्नी थी और ये बात मैंने अपने दिल में स्वीकार कर ली थी। माँ की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन बाद तुम इन्हें घर ले जा सकते हो। माँ के इलाज का सारा खर्चा युविका ने ही उठाया था। युविका ने कहा था कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये बात सुनकर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मेरी माँ यहाँ अस्पताल में अकेली है। तुम जानती हो ना कि मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। उसने कहा कि इस बात की फिक्र तुम मत करो, तुम्हारी माँ का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ के वार्ड बॉय और नर्सेस को पैसे दे दिए हैं, वो लोग तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखेंगे। तुम मेरे साथ चलकर अपनी शादी को एंजॉय नहीं करना चाहोगे? वहाँ पर मौजूद नर्स ने कहा था कि आप जा सकते हैं, आपकी माँ का हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसने मुझे तसल्ली दिलाई तो मैं इस औरत के साथ गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था। वो गाड़ी में बैठे बैठे किसी से फोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी कि मैंने शादी कर ली है, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तुम लोग उससे मिलना नहीं चाहोगी? अभी और इसी समय जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें मेरे पति से मिलकर बहुत खुशी होगी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मेरी सहेलियां हैं, मेरी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी ना, इसलिए सबसे पहले उनको खुशखबरी दी है। मेरे चेहरे की तो मुस्कुराहट ही उड़ चुकी थी। एक तरफ दिल में ये सुकून था कि ये औरत बहुत अमीर है, इसके होते हुए मुझे कभी पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ ये परेशानी थी कि मैं क्या चाहता था और क्या हो गया। अगर मुझे यहाँ कहीं एक्टिंग करने का काम मिल जाता तो आज मुझे इतना भारी नुकसान न उठाना पड़ता। थोड़ी देर का रास्ता पार करने के बाद मैं इस औरत के घर आ गया था। इसका घर तो बहुत बड़ा था, बल्कि कोठी थी जो बहुत सुंदर बनी हुई थी। मैं उसके घर को चारों तरफ से देख रहा था। उसने कहा कि ये मेरा ही घर है, मेरे पति ने इसको बड़े प्यार से बनवाया था, अब ये सब कुछ मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है। ये कहते हुए उसने मेरी बाहों में बाहें डाल दी और कहने लगी कि बस तुम हमेशा मेरा कहना मानते रहना, मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। अभी मेरी सहेलियां आती होंगी, तुम उनसे जरूर मिलना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस खामोश रहा क्योंकि मेरी बोलती तो बंद हो चुकी थी। उसने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गया था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि इसकी दौलत देखकर मुझे अपने आप को खुश करना चाहिए और अब सोच लेना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ। अभी मैं सोफे पर बैठा यही सोच रहा था जब अचानक 3-4 औरतें वहां आईं। वो युविका की दोस्तें थी। उन्होंने अपनी सहेलियों से मुझे मिलवाया और कहा कि यही मेरा पति है। उन सब की उम्र भी इतनी ही थी जितनी युविका की थी। वो सारी ही औरतें अमीर घर की लग रही थी। वो सब की सब मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी कि तुम हमें पसंद आए हो। न जाने क्यों मुझे वो औरतें बड़ी ही अजीब लग रही थी। वो आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी और बार बार मुझे देखकर खुश हो रही थी। मैंने देखा था कि वो सारी ही औरतें युविका को पैसे दे रही थी।
पता नहीं किस बात के पैसे, मगर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो वहां से चली गई थी और मुझसे कहकर गई थी कि तुम्हें हमारे घर जरूर आना है। मैं हैरान हो रहा था कि भला मैं उनके घर क्यों जाऊंगा। रात का समय हुआ तो युविका मुझे अपने साथ कमरे में ले गई थी। वो मेरी पत्नी थी। पति पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे युविका का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी और फिर उसने मुझे बताया कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए किराए के मर्द बुलाया करती थी। लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब मुझे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब तो मैं तुमसे भी पैसे कमा सकूंगी। जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैंने उसे पीछे धकेला और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा कि हाँ, मुझ जैसी औरतें जो अकेली होती हैं, जिन्हें अपनी तन्हा रात गुजारने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत होती है, वो भला क्या करें। मेरी जो सहेलियां आई थी ना, वो तुम्हें बुक करके गई हैं। तुम उन्हें बहुत पसंद आए हो, तुम हो ही इतने सुंदर। आज की रात तुम मेरे साथ गुजारोगे और अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारी बुकिंग है। कोई बात नहीं, रात तुम उनके साथ गुजार लेना, मगर दिन मेरे साथ गुजारना। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मुझे पता चला था कि ये और इसकी सहेलियां किस नियत की औरतें थीं, मगर अब मैं इसके जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। इसने सारी रात मेरा इस्तेमाल किया और फिर मुझे सारा दिन अपने घर में कैद करके रखा। इसके घर में सख्त पहरा था, मैं इसके घर से भाग भी नहीं सकता था। यहाँ बहुत सारे नौकर थे, गार्ड्स थे। मैंने उसे मना किया था कि तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ अस्पताल में अकेली है। उसने कहा कि तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं अस्पताल में पैसे दे चुकी हूँ, तुम अब वही करो जो मैं तुमसे कहती हूँ। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की, मगर उसके गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और उसके हवाले कर दिया। मेरे भागने पर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे पता था कि मैं यहाँ से भागने की जितनी भी कोशिश करूंगा उसके आदमी मुझे पकड़ ही लेंगे। उसने कहा था कि मैं जो भी काम करती हूँ बहुत सावधानी के साथ करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मेरा आदमी ही तुम्हें मेरी सहेलियों के घर लेकर जाएगा और वही तुम्हें वहां से वापस लेकर आएगा। आखिरकार मेरी सहेलियां मुझे तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत देकर गई हैं। अब तो तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और यहाँ से भागना तुम्हारे लिए कोई आसान बात नहीं है। मेरे आदमी तुम्हारी यहाँ निगरानी करते रहेंगे। उस औरत ने जबरदस्ती मुझे अपने आदमी के साथ गाड़ी में बिठाकर अपनी सहेली के घर भेज दिया था और फिर वहां भी उस औरत ने मेरा इस्तेमाल किया। मेरे साथ यहाँ बहुत बुरा हो रहा था। मैं परेशान था कि पता नहीं अस्पताल में मेरी माँ का क्या हाल होगा, कहीं ये उनके साथ कुछ बुरा न कर दे। युविका ये बात मुझसे कह चुकी थी कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उधर मैं तुम्हारी माँ को अस्पताल में ही जान से मरवा सकती हूँ। बस यही वजह थी कि मैं खामोश था और जैसा वो कह रही थी वैसा ही कर रहा था। मुझे ऐसा करते हुए काफी दिन गुजर गए थे। बार बार उसका कहना मानने से और उसकी सहेलियों के पास जाने से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं जो अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखता था, अब मेरी सेहत बेहद कमजोर हो गई थी। मुझे हमेशा कमजोरी महसूस होती रहती थी। कभी कभी तो मेरा उन औरतों के पास जाने का मन भी नहीं करता था, मगर युविका मुझे जबरदस्ती भेज दिया करती थी। यहाँ तक कि वो खुद भी मेरा इस्तेमाल करती थी। उसने मुझे बेजान बना दिया था। ये सब काम ही मैंने कभी नहीं किए थे। यहाँ तक कि मैंने तो कभी किसी लड़की को गलत नजर से भी नहीं देखा था, मगर ना जाने क्यों यहाँ मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही थी। उसके घर में खाने के लिए मुझे अच्छा खाना दिया जाता था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाते थे, घर में जरूरत का हर सामान मौजूद था, लेकिन ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अकेले में बैठकर बहुत रोया करता था और सोचता था कि मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी। शायद अपनी जिंदगी को मैंने खुद बर्बाद किया। इंसान को अपने खूबसूरती का ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी खूबसूरती के घमंड करने का ही तो ये सिला मिल रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी करके अब यहाँ से भागना था। आखिर मैं ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करता? ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा और अपनी माँ को भी यहाँ से ले जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि औरत मेरी माँ को कोई नुकसान पहुँचा दे। मुझे ये तो पता था कि माँ अभी भी अस्पताल में मौजूद है।
मेरी माँ काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी, मगर वो बार बार अस्पताल में पैसे भरकर उनको वहीं छोड़े हुए थी। एक दिन जब मुझे एक औरत के घर जाना था, तब मैंने जाने से पहले खामोशी से छुपकर उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए जिसमें बैठकर मैं हर दिन जाया करता था। और फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे ड्राइवर ने चलने के लिए कहा। युविका का एक खास आदमी जो हर बार मेरे साथ जाया करता था ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं, वो उस दिन भी मेरे साथ गया था। युविका का आदमी और मैं पीछे बैठे हुए थे। ड्राइवर आगे बैठकर गाड़ी चला रहा था। जब ड्राइवर का ध्यान ब्रेक पर गया तो ब्रेक लगी नहीं रही थी, गाड़ी चलती जा रही थी। ये देखकर ड्राइवर घबरा गया। जब उसने इस बारे में युविका के आदमी शत्रु को बताया तो उसने कहा कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि गाड़ी की ब्रेक फेल है, अब क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ये बात सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी जान को भी खतरा है, मुझे बचाओ, आज तुम्हारे साथ साथ मेरी भी मौत हो जाएगी। गाड़ी उल्टी सीधी हिल रही थी और लगातार भागती जा रही थी। ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा था गाड़ी को रोकने की, मगर गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। शत्रु बहुत घबरा रहा था। मैंने उसी समय मौके का फायदा उठाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैंने एक जोरदार छलांग लगाई। ड्राइवर और शत्रु का ध्यान मुझ पर गया तो गाड़ी बेकाबू हो गई और गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। मगर मैं उन लोगों को देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुका। गाड़ी से गिरते समय मुझे चोट तो आई थी, मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं फौरन ही उठकर भागता चला गया। इतनी तेज भागने लगा कि मेरा एक्सीडेंट होने से बचा था। मेरे सामने एक ऑटो वाला आया तो मैंने उसे अस्पताल का एड्रेस बताया और जल्द ही अस्पताल चलने के लिए कहा। मैं जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा। मुझे डर था कि कहीं युविका के लोग या वो खुद ही मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, इसलिए मैं फौरन अस्पताल पहुंचा और वहां से मैंने जल्दी से अपनी माँ को लिया, उनको अपने साथ चलने के लिए कहा। माँ बहुत घबराई हुई थी। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो जल्दी जल्दी चल सकती, लेकिन वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि बेटा तुम कहाँ थे और तुम इतनी जल्दी जल्दी में मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। इस समय मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता था। बस मैंने फौरन उनका हाथ पकड़ा और मैं उन्हें लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। मेरी जेब में थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए थे। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शायद युविका के आदमियों को पता चल गया था कि मैं अपनी माँ को अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन तक आ गया हूँ। मैं उन लोगों से छुपते छुपाते अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया था। ट्रेन जैसे ही चलने लगी तो मुझे तसल्ली हुई। मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, बस युविका और उसके आदमियों से मेरी जान छूट गई थी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी और मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक थी। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ था और मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही भयानक था। युविका को खबर लग चुकी थी कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं वहां से मौके पर भाग निकला। उसने मुझे बहुत ढूंढा होगा, मगर उसे मैं कहीं नहीं मिला। मैं भगवान से आज भी प्रार्थना करता हूँ कि वो कभी मेरी जिंदगी में वापस लौट कर न आए। वो बहुत ही खतरनाक औरत थी। मुझे नहीं पता था कि कुछ औरतें शरीर की हवस मिटाने के लिए इस तरह भी करती हैं, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाती हैं। इज्जत सिर्फ लड़कियों के लिए ही कीमती चीज नहीं होती, बल्कि मर्दों के लिए भी बहुत बड़ी कीमती चीज होती है। वो ट्रेन जैसे ही कि स्टेशन छोड़कर दूसरे स्टेशन पर रुकी तो मैं वहां से अपनी माँ को लेकर उतर गया था। फिर वहां से मैं अपने गांव जाने के लिए निकल गया। मैं जब गांव पहुंचा तो मैंने जाकर सबसे पहले वर्षा से माफी मांगी और उससे कहा कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। मेरी सेहत देखकर मुझे गांव में कोई भी नहीं पहचान रहा था। मैं इतना अच्छा और सुंदर था, लेकिन जब से मेरी मुलाकात युविका से हुई थी उसने मुझे पूरी तरह से बेकार कर दिया था और अंदर तक तोड़कर रख दिया था। मैंने अपने भाइयों से भी माफी मांगी और गांव में ही नौकरी करनी शुरू कर दी। मैं आज भी गांव में किराए के घर में रहता हूँ, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ। वर्षा ने मुझे माफ कर दिया और फिर भी उसने मुझसे शादी की और अब वो मेरी पत्नी है। लेकिन मेरे साथ मुंबई में जो कुछ भी हुआ था इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। बस ये बोझ मेरे दिल में दबा हुआ है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।